नमस्कार दोस्तों, विकास बीपीएससी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का यह जो वीडियो है वह गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस फॉर सीडीपीओ एग्ज़ाम को लेकर के है। बहुत सारे छात्रों को ये कमेंट आया था कि होम साइंस के बारे में बताया जाए, उनके सारे सिलेबस को बताया जाए, और बहुत सारे छात्रों को यहाँ पे कन्फ्यूजन भी हो रही है वैकल्पिक विषय को चयन को लेकर के। कई सारे छात्र कह रहे हैं कि होम साइंस कैसा रहेगा, कई सारे छात्र कह रहे हैं कि एलएसडब्ल्यू कैसा रहेगा। तो सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि क्यों ना होम साइंस के सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को बता दिया जाए। इसके पहले हमने आपको एलएसडब्ल्यू के संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताया था और उनकी जानकारी दी थी कि कैसे एलएसडब्ल्यू आपको सीडीपीओ के एग्ज़ाम में अच्छा साबित होगा, बेहतर अंक प्रदान करेगा। आज हम गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के बारे में आपको बताएंगे और उनके संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करेंगे हम लोग। यह सिलेबस आप चाहें तो बीपीएससी द्वारा जो आयोग की वेबसाइट है वहाँ पे जा कर के आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर भी दिया हुआ है। आज हम उन्हीं सिलेबस के बारे में आप लोगों को बताएंगे। उसके बाद मैं आपको यह बताऊंगा कि कल जो एलएसडब्ल्यू के सिलेबस बताई गई थी और आज जो होम साइंस के बारे में बताया जा रहा है, दोनों में से आपके लिए कौन सब्जेक्ट बेस्ट होगा। आप अपने वैकल्पिक विषय के रूप में एलएसडब्ल्यू या होम साइंस दोनों में से कौन ले सकते हैं और आपके लिए कौन बेहतर साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के समस्त सिलेबस पे, फिर उसके बाद आपको बताया जाएगा कि एलएसडब्ल्यू और गृह विज्ञान दोनों में कौन सा वैकल्पिक विषय आपको सीडीपीओ और आने वाले बीपीएससी मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो सबसे पहले दोस्तों देखिए, तो गृह विज्ञान जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, होम साइंस यानी कि इसमें आपको वैसे चीज़ों को पढ़ना है जो कि घर में हो, घर से संबंधित जानकारियां हो, गृह के अंदर जो सारी घटनाएं होती है उनका आपको यहाँ पे अध्ययन करना होगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गृह विज्ञान की परिभाषा, जो हमारा पहला टॉपिक है, वह हम गृह विज्ञान की परिभाषा के रूप में देखते हैं। यानी गृह विज्ञान की होम साइंस की क्या परिभाषा है, उनकी प्रकृति तथा उनके महत्व, यानी कि होम साइंस की डिफिनेशन, नेचर एंड उसका जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी पहला टॉपिक जो हमारा है वह बेसिक है, यानी गृह विज्ञान की परिभाषा प्रकृति और महत्व से है। दूसरा जो है वह है गृह प्रबंध की प्रक्रिया, है ना। यानी कि आप गृह यानी कि होम के मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है, आप किस तरीके से अपने हाउस का या फिर अपने घर का, अपने गृह का मैनेजमेंट करेंगे, उनकी प्रबंध की प्रक्रिया पढ़ना है एवं आयोजन भी पढ़ना है। उसके बाद नियंत्रण एवं मूल्यांकन, परिवार में निर्णय लेने की प्रक्रिया, परिवार में आप किस तरीके से निर्णय लेते हैं, वाद विवाद को कैसे निपटारा करते हैं, वह पढ़ेंगे। उसके बाद सुगृहिणी के आवश्यक गुण, परिवार के जो सुगृहिणी है, जो गृहस्थी है, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, उनके कौन कौन से आवश्यक गुण होना चाहिए ताकि उसे एक सुगृहिणी कहा जा सकता है। तो इसकी भी चर्चा हम टॉपिक संख्या 2 में करेंगे। टॉपिक संख्या 3 है पारिवारिक साधनों की व्यवस्थापन, यानी पारिवारिक साधनों, यानी आपको जो परिवार की जो साधन की व्यवस्था होती है उसका व्यवस्था आप उसके मैनेजमेंट किस तरीके से करेंगे। समय का व्यवस्थापन, आप परिवार के लिए या अपने घर के लिए टाइम का मैनेजमेंट कैसे करेंगे। शक्ति का व्यवस्थापन, यानी आप अपने घर को चलाने के लिए या फिर परिवार को चलाने के लिए शक्ति यानी पावर का आप मैनेजमेंट कैसे करेंगे। आपके घर के सदस्यों को किनको कितना पावर दिया जाए, निर्णय लेने की क्षमता किसको अधिक दिया जाए, किसको कम दिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग पावर का मैनेजमेंट के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद धन का व्यवस्थापन, यानी मनी मैनेजमेंट भी आपको पढ़ना है कि आपको घर के चलाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए किस तरीके से मनी मैनेजमेंट करना है। क्या आप जितने कमाई की राशि है, आपने जितने धन कमाए हैं उन सारे धन आप परिवार के खर्च में व्यतीत कर दें, या फिर आप अपने परिवार यानी घर के भविष्य के लिए कुछ पैसे बचत करके रखें। तो ये सारे हम धन का मैनेजमेंट में पढ़ेंगे कि किस तरीके से आप धन का मैनेजमेंट करें, अपने परिवार को अधिक खर्च ना करें, खर्च को कैसे प्रभावित करें, कैसे कम करें। इन सारे चीज़ों को हम लोग टॉपिक संख्या 3 में पढ़ते हैं। टॉपिक संख्या 4 है परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार कमरों का विभाजन, यानी आपके जो परिवार हैं उनमें जो सदस्य हैं उनको कमरे का विभाजन आप किस तरीके से करेंगे। जो वृद्ध व्यक्ति है उनके लिए आप किस प्रकार का कमरा का व्यवस्था करेंगे, जो वो विकलांग हैं, जो दृष्टिबाधित हैं, जो बच्चे हैं, तो उन सबों के लिए आप किस तरीके के कमरे का विभाजन करेंगे।
किस टाइप से आप कमरे का विभाजन करें ताकि जो वृद्ध व्यक्ति हैं उनको अधिक कठिनाई ना हो, जो दृष्टिबाधित हैं, जो मूकबाधित हैं, उनको परेशानियां ना हो। तो इस तरीके से टॉपिक संख्या 4 में हम परिवार के सदस्यों की आवश्यकता अनुसार कमरे का विभाजन पढ़ते हैं। उसके बाद टॉपिक संख्या 5 है गृह कार्य। आपके घर के जो कार्य हैं उसे कैसे करेंगे। घर की दैनिक, साप्ताहिक और मौसमी सफाई। आप घर की सफाई कैसे करेंगे, आप दैनिक सफाई किस रूप से करेंगे, आप साप्ताहिक एक वीक में आप कौन कौन सी सफाइयाँ करेंगे, मौसमी सफाई कैसे करेंगे। जैसे बदलते मौसम के अनुसार मौसम परिवर्तनशील होता है, जो मौसम परिवर्तनशील होता है यानी बदलते मौसम के अनुसार आप घर की सफाई किस तरीके से करेंगे। सर्द के मौसम में आप घर की सफाई किस तरीके से करेंगे, गर्मी के मौसम में आप घर की सफाई किस तरह से करेंगे, बरसात के मौसम में आप घर की सफाई किस तरीके से करेंगे, आप अपने घर का रख रखाव कैसे करेंगे। तो ये टॉपिक संख्या 5 में पढ़ते हैं। साथ में धातु, कांच, लकड़ी, चीनी मिट्टी से बने वस्तुओं एवं उपकरण की सफाई कैसे करेंगे। घर में आपने देखा होगा कि कई सारे वस्तुएं जो होती हैं वो धातु के बने होते हैं, मेटल से बने होते हैं। कई सारे वस्तुएं जो होते हैं वो चीनी मिट्टी के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। तो उनकी साफ सफाई आप कैसे करेंगे, उनकी सुरक्षा कैसे करेंगे। जिसे आपने कई बार देखा होगा कि जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं सफाई करते समय अक्सर वो टूट जाते हैं, गिर जाते हैं। तो उनका आप ध्यान कैसे रखेंगे, किस तरीके से उनका बचाव करेंगे। कई बार आपने देखा है कि लकड़ी है, लकड़ी का कोई दरवाज़ा है, उसे हम पानी से भिगो दिए या फिर पानी से पोछा लगा दिए तो उनसे क्या उन पे बैड इफेक्ट पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम चर्चा यहाँ पे करते हैं टॉपिक संख्या 5 में। टॉपिक 6 है आंतरिक सज्जा डिजाइन के तत्व, यानी घर की आप आंतरिक सज्जा कैसे करेंगे, आप घर को अंदर से किस तरीके से कम खर्च में डेकोरेट करेंगे, कौन कौन से वस्तुएं आपको घर के अंदर आकर्षक होंगी उनके बारे में पढ़ेंगे। रंग, आप घर में कौन से रंग यूज करेंगे, कमरे के भीतर कौन से रंग यूज करना चाहिए, कमरे के बाहर कौन सा रंग यूज करना चाहिए, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ साथ रंग का इतिहास कैसे प्रारंभ हुआ, वर्तमान में इसकी क्या भूमिका, उसके बारे में पढ़ेंगे। विभिन्न पुष्प, घर के अंदर कौन कौन से पुष्प आपको रखने चाहिए। बागवानी, आप घर में किस तरीके की बागवानी करेंगे, जैसे छत पे कैसे बागवानी करेंगे, घर के बाहर कैसे बागवानी करेंगे, घर के अंदर कैसे बागवानी करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे। गृह वाटिका, यानी घर के अंदर जो गमले में फूल होते हैं, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जो सूर्य की प्रकाश की अनुपस्थिति में भी होते हैं, तो उस तरीके के वाटिका आप घर में कैसे लगाएंगे उसको पढ़ना है। 7वां है फर्नीचर को खरीदने को प्रभावित करने वाले कारक। जब आप फर्नीचर खरीदेंगे तो आपको किन किन बातों को ध्यान रखना है फर्नीचर खरीदते समय, आप फर्नीचर किस जगह के लिए खरीद रहे हैं। साथ साथ फर्नीचर के यहाँ पे आप सुरक्षा के भी बारे में पढ़ेंगे कि फर्नीचरों की सुरक्षा किस तरीके से करना चाहिए, फर्नीचर का उपयोग कहाँ पे ज़्यादा उत्तम होगा। जैसे कई बार हम छत के ऊपर फर्नीचर से बने यदि दरवाज़ा का यूज करते हैं तो बारिश के मौसम में उस पर पानी पड़ने से वो फर्नीचर क्या होता है, ख़राब होने की संभावना होती है। तो ये सबके सुरक्षात्मक उपाय भी पढ़ना है। 8वां है परिश्रम, यानी कि आप किस तरीके से मेहनत करते हैं और जो आप धन कमाते हैं उसके बचत कैसे करते हैं और उनके बचत के लिए आप कौन कौन से उपकरण यूज करेंगे, कौन कौन से साधन यूज करेंगे। 9वां टॉपिक है वस्त्र का महत्व, आपके घर में वस्त्र का क्या महत्व होगा। धागे का गुण, धागे के गुण को पढ़ना है। धागे का इतिहास कैसे प्रारंभ होता है, वर्तमान में धागे के प्रकार क्या हैं, इसकी क्या उपयोगिता है वो पढ़ेंगे। टेक्सटाइल का वर्गीकरण पढ़ेंगे। वस्त्र का महत्व, धागे के गुण, टेक्सटाइल वर्गीकरण, धागा का निर्माण यहाँ पे हम देखेंगे। फिर 10वां नंबर पे हम आते हैं रेडीमेड तथा गृह में तैयार वस्त्र। जो हम लोग वस्त्र दुकान से खरीदते हैं उसे रेडीमेड वस्त्र कहते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि घर की जो महिलाएं होती है, चाहे वो आपकी माँ हो, बहन हो, जो भी हो, तो कई बार आपने देखा होगा कि शरद के मौसम में ऊन के द्वारा स्वेटर का निर्माण करती है। तो उस तरीके से हम घर में वस्त्र को कैसे तैयार करेंगे, कौन कौन से वस्त्र को तैयार करना चाहिए, गर्मी में कौन से वस्त्र तैयार करने चाहिए, शरद ऋतु में कौन से वस्त्र तैयार करने चाहिए, उनको पढ़ना है। और साथ साथ भारत में परंपरागत वस्त्र जो हैं, जो भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति की पहचान है, उनके बारे में भी अध्ययन करना है। तो आज हमने देखा ये सारे जो सिलेबस हैं वह गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के बारे में है। तो यहाँ से आपने देखा कि ये सारे सिलेबस जो हैं, जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे सिलेबस होम साइंस गृह विज्ञान के लिए है, जो कि CDPO एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से है। अब आपको देखने में अब इसकी उपयोगिता क्या है, क्या क्या आपको ये सिलेबस से बेनिफिट हो सकता है, तो उसको हम देखते हैं। तो गृह विज्ञान जैसे कि आपको देखने से लग रहा है तो सिलेबस काफ़ी कम है,
जैसे कि LSW का सिलेबस कम है, उसी के अनुसार गृह विज्ञान यानी कि होम साइंस के सिलेबस भी बहुत कम है। दूसरी बात कि आपको यह सिलेबस कम होने के कारण कम समय में आपको यह तैयारी कंप्लीट हो जाएगी, यानी कि आप यदि परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इसे कम समय में तैयार कर सकते हैं। तीसरी बात कि इनमें जो आपको पढ़ाई की जाएगी, जो आप पढ़ेंगे वो आपको दैनिक घटनाओं पर आधारित होगा, यानी आप उन चीज़ों से भली भांति परिचित होंगे। आपके घर के अंदर, चूँकि हर मनुष्य का एक घर होता है, और आपके घर के अंदर जो दैनिक दिनचर्या है जिसे आप प्रत्येक दिन देखते हैं, जो आपके घर के अंदर घटित होता है, उन्हीं को यहाँ पे अध्ययन किया जाता है। तो सबसे बड़ी पॉइंट क्या है कि ये आपको एक समझ विकसित करेगा और इस सिलेबस को समझने में आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आपके जीवन शैली से जुड़ा हुआ है। तो ये थे इसके गुण। तो यहाँ से अगर यदि आप इन सभी चीज़ों से सहमत हैं तो आप होम साइंस का चयन कर सकते हैं। लेकिन चयन करने से पहले आप कुछ इसके डिमेरिट को भी जान लें कि होम साइंस विकल्प लेने से पहले आपको आगे कौन कौन सी परेशानियां होगी, आगे आपको होम साइंस विकल्प लेने के बाद किन परिस्थितियों से गुजरना होगा, आपको क्या खामियां भुगतनी पड़ेगी। तो आइए इसके कुछ हम खामियां के बारे में जानते हैं। और मैंने पहले भी बताया था कि हर एक सब्जेक्ट के कुछ मेरिट हैं तो कुछ डिमेरिट है, और आपको दोनों पे चर्चा करनी चाहिए, दोनों के सिलेबस को देखना चाहिए, और फिर आप अपना वहाँ पे निर्णय लें कि आपके लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होगा, आपकी फ्यूचर प्लानिंग के लिए कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट होगा, तब जाकर के आप वैकल्पिक विषय का चयन करें। इसके पहले में हमने LSW के बारे में भी मैंने आपको यही बताया था कि आप LSW के भी संपूर्ण सिलेबस को देखें और भविष्य में इसकी क्या उपयोगिता है उसके बारे में भी जानें। तो उसी तरीके से होम साइंस के बारे में भी हमने देखा, अब इसकी क्या खामियाँ हैं उसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, गृह विज्ञान की जो सबसे बड़ी खामियाँ हैं वह क्या है कि ये आपका फ्यूचर प्लानिंग नहीं देगा। यानी कि यदि आप फ्यूचर में BPSC की ही किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करेंगे, जैसे BPSC का जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होता है, उनमें आपको गृह विज्ञान ऑप्शनल विकल्प में नहीं दिया जाएगा। तो वैसे परिस्थितियों में आप क्या करेंगे कि वहाँ पे आपको फिर से किसी अन्य वैकल्पिक विषय का रास्ता ढूंढना होगा। तो इन परिस्थितियों में आपके साथ परेशानी हो सकती है बार बार वैकल्पिक विषय को चेंज करने से। तो आप कोशिश करें किसी ऐसे विषय का चयन करें जो कि आपको आगे आने वाली परीक्षाओं में भी सहयोग करे और बार बार विषय परिवर्तन करने का मौका आपको ना लगे। तो सबसे बड़ी इसकी खामियां क्या है दोस्तों कि यह आपकी फ्यूचर प्लानिंग नहीं देगा। यानी कि जो भी छात्र CDPO की फॉर्म भरेंगे तो आने वाले समय में 67वीं BPSC की भी फॉर्म आने वाली है, तो जाहिर सी बात है आप उसकी भी तैयारी करेंगे, तो वहाँ पे आपको होम साइंस वैकल्पिक विषय के रूप में नहीं होगा। तो यदि आप यहाँ पे होम साइंस पढ़ते हैं, फिर 67वीं वैकेंसी आएगी, वहाँ पे किसी और सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो यहाँ से आपका क्रम जो है वह टूट जाएगा। लगातार विषय परिवर्तन करने से आप कहीं ना कहीं असफल की ओर भी जा सकते हैं। तो इसकी सबसे बड़ी खामियां यह है कि BPSC की अन्य जो परीक्षा होगी जो आने वाली है वहाँ पे ये सब्जेक्ट आपका साथ नहीं देगा। दूसरा है क्या कि UPSC की तैयारी भी आप जब करते हैं तो UPSC में भी होम साइंस विकल्प को नहीं रखा गया है, तो आपका ये फ्यूचर प्लानिंग भी यहाँ पे गलत हो सकता है। तो ये थे इसके डिमेरिट। तीसरी डिमेरिट क्या है कि होम साइंस का जो मार्केट वैल्यू है वो थोड़ा अन्य विकल्प के माध्यम से कम है, क्योंकि होम साइंस का उतना डिमांड नहीं है। आपको इसके अच्छे नोट्स बहुत दुर्लभ तरीके से प्राप्त होगा। यदि कोई आपके मित्र हैं, साथी हैं या किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कोई जान पहचान है तो आपको आसान से मिल पाएंगे, लेकिन जो आसानी तरीके से होता है, आसान तरीके से आप इसके सब्जेक्ट को आप इसके नोट्स प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूसरा, आपको यहाँ पे गाइडलाइंस का अभाव होगा। जितने सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है ज़्यादातर में होम साइंस की फैकल्टी आपको नहीं मिलेंगे, या फिर ऐसा हो सकता है संभावना कि जो CDPO की वैकेंसी आने के बाद कई सारे फैकल्टी इन्हें स्टार्ट करें होम साइंस का सब्जेक्ट, तो वो पॉसिबिलिटी है। लेकिन अभी फ़िलहाल आपको होम साइंस की फैकल्टी खोजना आपके लिए थोड़ा दुविधापूर्ण होगा। तो ये थे इसकी कमियां कि पहली कमियां क्या थी कि आपके ये आने वाले BPSC मुख्य परीक्षा जो कि ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड एग्जाम होता है उनमें आपको यह सब्जेक्ट शामिल नहीं किया जाएगा। दूसरा क्या है कि इनकी जो नोट्स हैं, जो गाइडलाइंस है, वो आपको आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो ये इसकी खामियां हैं, और इसलिए मैंने आपको जो सजेशन किया था कि आप LSW को चुनें।
LSW को चुनने के प्रति मेरा कारण यह था, मेरा बल देने के प्रति कारण यह था क्योंकि LSW का चुनाव यदि आप CDPO के एग्ज़ाम में करते हैं तो आपके आने वाली जो BPSC की परीक्षा है उनमें भी आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है और सेम पैटर्न, सेम सिलेबस पढ़ना है। तो यदि आप यहाँ पे LSW की तैयारी कर सकते हैं तो वही तैयारी के साथ आप BPSC के आने वाली परीक्षाओं में भी उपस्थित हो सकते हैं या फिर प्रेजेंट हो सकते हैं। और बात किया जाए यदि कि LSW और होम साइंस की तुलना किया जाए तो तुलना में दोनों सब्जेक्ट में कहीं कोई अंतर नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा कि होम साइंस के सिलेबस अत्यंत सरल है, छोटा है, LSW के सिलेबस भी उसी प्रकार से अत्यंत छोटा है और सरल है। लेकिन LSW लेने से फ़ायदा आपको यही होगा कि आने वाले जो भी BPSC की परीक्षाएं होगी उसमें आप LSW को सब्जेक्ट के तौर पे रख सकते हैं। दूसरा क्या है कि इसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा है, आपको जगह जगह पे इसके कई सारे अच्छे बुक मिल जाएंगे, अच्छे फैकल्टी मिल जाएंगे, अच्छे टीचर्स के गाइडलाइंस मिल जाएंगे, अच्छे नोट्स मिल जाएंगे, अच्छे नोट्स प्राप्त हो जाएंगे आपको। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप LSW पर विचार कर सकते हैं। मैंने बल नहीं दिया और न ही आपको फोर्स किया हूं कि आप LSW ही लें। नहीं, आप स्वतंत्र हैं आप निर्णय लेने के लिए कि आपको कौन से वैकल्पिक विषय लेना चाहिए। और अभी तक मैंने LSW के संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताया है और आज हमने होम साइंस के संपूर्ण सिलेबस के बारे में बताया है। कोशिश करूंगा कि आगे सोशोलॉजी यानी समाजशास्त्र, मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी, उन दोनों सब्जेक्ट के बारे में भी आपको संपूर्ण सिलेबस की जानकारी दे पाऊँ और फिर आप डिसीजन ले कि आपको कौन से वैकल्पिक विषय चयन करना चाहिए। मैं पिछले वीडियो में भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ कि आप वैकल्पिक विषय को चयन करने से पहले उसे अच्छे तरीके से ध्यान में रखें, उसके जो सिलेबस हैं उसे अच्छे तरीके से पढ़ें, उसके बाद आप चयन करें कि आपके लिए क्या बेनिफिट है और क्या आपके लिए नुकसान है। आने वाले भविष्य में आपको क्या यह वैकल्पिक विषय एक अच्छा मार्ग प्रशस्त करेगा, तो वो आप देख लें। तो आगे वाले वीडियो में हम फिर देखेंगे अगले जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है सोशोलॉजी और साइकोलॉजी, उनके सिलेबस के बारे में बताने की कोशिश करेंगे और फिर आप गहन चिंतन करके इस पे विचार करें कि आपको कौन से सब्जेक्ट लेना चाहिए। फिर भी यदि आपको अधिक कठिनाई हो या फिर इससे अधिक जानकारी लेनी हो, अधिक गाइड लेनी हो, तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर कमेंट में आप हमसे लिख सकते हैं, या फिर आप जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमें ज़रूर सुझाव दें कि मैं यह सब्जेक्ट लेने का विचार कर रहा हूं। तो आपको बताया जाएगा क्या वह सही है, क्या वह नहीं सही है। तो आप सिलेबस को पढ़ें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आप कौन से सब्जेक्ट लेना चाह रहे हैं। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ जो कि CDPO की परीक्षा में फॉर्म फिल करने जा रहे हैं तो उन्हें आप ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और उन्हें भी इन चीज़ों से अवगत कराएं कि कहीं वह त्रुटि ना कर बैठे, कोई ऐसे सब्जेक्ट ना ले लें जो कि भविष्य में उनके साथ नुकसान हो। तो आप ध्यान रखें इन बातों को। अगले वीडियो में फिर हम नेक्स्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।